मैं रंजित आचार्य सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के हिंदी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे टीपी एक्ट के सेक्शन 13 पर, जो बेसिकली अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के अंतरण के संदर्भ में क्या प्रोविजन किया गया है। क्या किसी अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, या फिर किसी व्यक्ति को जो अजन्मा है उसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो इस संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति के अंतरण के संदर्भ में इसका प्रोविजन आप पढ़ोगे सेक्शन 13 में, टीपी एक्ट धारा 13 में। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि अजन्मा व्यक्ति कौन है, राइट। ऐसा व्यक्ति जो कि अभी तक जन्म नहीं लिया है, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वो परिस्थिति क्या होगी। इसके अलावे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जनरली जो सेक्शन 5 आप पढ़ते हैं संपत्ति का अंतरण, तो वहां पर आप देखोगे कि संपत्ति का अंतरण लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन होता है, राइट। तो लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन होने की वजह से चूंकि अजन्मा व्यक्ति नॉन लिविंग पर्सन में आता है, क्या ऐसे सिचुएशन में हम नॉन लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो परिस्थिति क्या होगी। सबसे पहले इस संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 5 को। सेक्शन 5 जब आप देखते हो धारा 5, तो वहां पर आप देखते हो कि जब भी किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, संपत्ति का अंतरण होता है, तो वहां पर संपत्ति का अंतरण बेसिकली जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति के बीच में होगा। आप देखोगे सेक्शन 5 के डेफिनेशन को, तो वहां पर आपको मिलेगा कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जब भी किया जाता है तो वह लिविंग पर्सन किया जाता है, राइट। और लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर टीपी एक्ट आप देखोगे तो यह जीवित व्यक्तियों के मध्य प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड है। यह कभी भी नॉन लिविंग की बात नहीं करता। यही वजह है कि यह वसीयत पे लागू नहीं होता है। यह बेसिकली बाकी अन्य चीजों पे अगर आप देखोगे हिंदू सक्सेशन एक्ट वगैरह पे भी लागू नहीं होता है। तो धारा 5 में आप देखते हैं कि लिविंग टू पर्सन ही किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना जरूरी है। अब प्रश्न यह है कि क्या लिविंग पर्सन के अंतर्गत क्या हम अजन्मे व्यक्ति को रख सकते हैं? तो अजन्मा व्यक्ति है कौन? सबसे पहले अगर हम बात करें कि अजन्मा व्यक्ति को लेकर के, तो अनबॉर्न पर्सन किसे कहेंगे? क्योंकि अनबॉर्न पर्सन को अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये लिविंग पर्सन की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर देखा जाए तो यह नॉन लिविंग पर्सन की श्रेणी में आएगा। लिविंग पर्सन का मतलब होता है कि उसके एग्जिस्टेंस से है, कि वह अस्तित्व में आ गया हो, सांस लेता हो, वो चलता हो, बोलता हो, राइट। नॉन लिविंग तो होता है कि जो अस्तित्व नहीं है। अब यहां पर सबसे पहले हम इसके पीछे के लॉजिक, जो सेक्शन 13 में अगर आप देखोगे, सेक्शन 13 में कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉजिक को। आखिर ऐसा क्या है और क्यों है जिससे कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सामान्य तौर पर अगर आप बात करें तो कोई भी व्यक्ति, अगर जैसे मान लीजिए कि ए अगर किसी बॉन्ड पर्सन पक्ष में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना चाहता है, सवाल ये है कि क्यों करना चाहता है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अस्तित्व में ही ना हो, जिसने जन्म ही न लिया हो, जो गर्भ में भी ना आया हो, मान लो अगर हम उससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई विधिक औचित्य रहा होगा। अब इसके विधिक औचित्य के बारे में अगर देखें तो यहां पर आप देखोगे कि अगर ए किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है, मान लीजिए कि ए का कोई एक बेटा है, एक सन है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग प्रॉपर्टी को बेसिकली संचित करते हैं, प्रॉपर्टी को इकट्ठा करते चला जाता है। तो मान लो कि ए ने अपनी मेहनत से 10 एकड़ जमीन इसने अक्वायर की, और 10 एकड़ जमीन अर्जित करने के बाद, क्योंकि यह देख रहा है कि उसका जो बेटा है वह सही
काम नहीं कर रहा या जो भी स्थिति है, तो ऐसे सिचुएशन में ए ने क्या किया, अपने बेटे को प्रॉपर्टी न दे करके वह चाहता है कि वह अपने पोते के पक्ष में, अगर बेटे की शादी करेगा या बेटे का बेटा जो होगा, उस संदर्भ में वह चाहता है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना। यहां पर ए अपनी इस प्रॉपर्टी को एस को तो नहीं देना चाहता है, लेकिन यह सन ऑफ एस, मतलब क्या, एस के पुत्र को, मतलब अपने पोते को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना चाहता है, जबकि उसके बेटे की अभी शादी तक नहीं हुई। तो अगर आप देखोगे सामान्य तौर पर, मान लो कि बेटा अगर निकम्मा हो जाए, चूंकि बात का डर है कि उसका बेटा हो सकता है कि उसके रहते ही उस प्रॉपर्टी को सेल कर दे, या फिर की मृत्यु के बाद सारी प्रॉपर्टी को करके बेसिकली ऐसे ही लाइफ को बिता दे। तो ए चूंकि अपनी प्रॉपर्टी को चाहता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी प्रॉपर्टी को एक तरीके से संचित करके रखें, मेरे मरने के बाद भी कोई ऐसा हो जो उस प्रॉपर्टी को बेसिकली देख रेख करे। अब इस संदर्भ में आप देखेंगे ए क्या करता है कि वह एस को प्रॉपर्टी न दे करके जो सन ऑफ एस है, होने वाला है, उसको प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर देता है। इस वजह से, क्योंकि उसका जो पोता होगा, ग्रैंडसन होगा, या फिर बाकी जो उनके वंशज होंगे, उनके लिए वह प्रॉपर्टी सुरक्षित रह सके। तो इसके लिए बेसिकली सेक्शन 13 में अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के अंतरण संबंधित प्रावधान पर किया गया है। दूसरी चीज कि जो सेक्शन 13 है, अगर हम मानते हैं कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के अंतरण का प्रोविजन किया गया, तो अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण से रिलेटेड जो प्रोविजन है, संपत्ति का अंतरण से रिलेटेड जो प्रोविजन है, ये एक्चुअल में क्यों किया गया, इस लॉजिक के बारे में तो मैंने डिस्कस किया। अब हम समझेंगे कि अजन्मा व्यक्ति कौन है, और अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण से पूर्व हम डिस्कस करेंगे अनबॉर्न पर्सन को लेकर के, अनबॉर्न पर्सन कहेंगे। सामान्य तौर पर वह बच्चा, अगर आप अजन्मे व्यक्ति के कॉन्सेप्ट को देखें, तो वह बच्चा जिसने जन्म नहीं लिया है, वह बच्चा जिसने जन्म नहीं लिया है, जिसने जन्म नहीं लिया है, वह बच्चा जिसने जन्म नहीं लिया है, वह बेसिकली अजन्मे व्यक्ति, अनबॉर्न पर्सन की श्रेणी में आता है, राइट। अब एक सेकेंड क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या ऐसा बच्चा जो मां के गर्भ में स्थित है, क्या उसे अजन्मा माना जाए या फिर उसे अस्तित्व में मान लिया जाए। मान लो कि अगर कोई मां के गर्भ में बच्चा आता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप बायोलॉजिकली देखें, तो बायोलॉजी में साइंस मानती है कि अगर कोई बच्चा गर्भ में आ गया, मतलब वह अस्तित्व में आ गया, मतलब वह एग्जिस्ट का हो गया। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इतने मात्र से यह मान लिया जाए कि वह बच्चा जन्म लेगा। तो अगर आप जन्म की पॉसिबिलिटी को देखें, कहीं ना कहीं संभावनाओं के इर्द गिर्द यह घूम रहा है। मतलब क्या कि बच्चे के गर्भ में आ जाने मात्र से यह जरूरी नहीं है कि वह बच्चा जन्म भी लेगा। इसका मतलब है कि मां के गर्भ में आना सेक्शन 13 के प्रयोजन के लिए भी वह अजन्मा व्यक्ति माना जाएगा, क्योंकि एक संभावना यह है कि हो सकता है कि हो जाए, गर्भ में ही मृत्यु हो। तो इसीलिए अजन्मा व्यक्ति के पीछे का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बच्चा जिस जन्म नहीं लिया है, वह अजन्मा व्यक्ति कहलाएगा। तो कोई भी बालक जो जन्म न ले, वह हो जाएगा अनबॉर्न पर्सन की श्रेणी में आ जाएगा। अब प्रश्न यह है कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के वितरण से संबंधित प्रोविजन किया गया है सेक्शन 13 में। उस प्रोविजंस को अगर आप देखोगे, तो यहां पर सबसे मेन चीज है कि संपत्ति का अंतरण अगर कोई करता है, तो वहां पर पूर्व हित को सृजित करना होगा। तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अगर संपत्ति
को अंतरित की जाती है तो ऐसे सिचुएशन में पूर्व हित का सृजन किया जाना आवश्यक, प्रायर इंटरेस्ट का क्रिएट होना आवश्यक है। हम करेंगे प्रायर इंटरेस्ट क्या होता है। दूसरी चीज, इस संदर्भ में संपूर्ण अवशिष्ट हित अजन्मे को दिया जाना आवश्यक है। संपूर्ण अवशिष्ट हित, संपूर्ण अवशिष्ट हित अजन्मे व्यक्ति को दिया जाना आवश्यक, व्यक्ति को दिया जाना आवश्यक है, दिया जाना आवश्यक है। तो पूर्व हित का सृजन दूसरा है, संपूर्ण अवशिष्ट अजन्मे व्यक्ति को दिया जाना आवश्यक। जब आप इसके इंग्रेडिएंट सेक्शन 13 को पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि अजन्मे व्यक्ति का जन्म, अजन्मे व्यक्ति का जन्म पूर्व हित की समाप्ति के पूर्व होना चाहिए, पूर्व हित की समाप्ति के पूर्व होना चाहिए, पूर्व हित की समाप्ति के पूर्व होना चाहिए। अगर आप देखें तो यहां पर बेसिकली इंग्रेडिएंट सेक्शन 13 के अंतर्गत निकल करके आया। एक, प्रायर इंटरेस्ट का क्रिएट होना, दूसरा रेसिडियरी तो इंटरेस्ट है वो रेसिडियरी इंटरेस्ट अनबॉन्ड पर्सन को पूर्ण रूप से दिया जाना, और तीसरा आप देखते हैं कि ऐसे अनबॉन्ड पर्सन का जन्म पूर्व हित की समाप्ति के पूर्व होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो पूर्व हित है क्या, प्रायर इंटरेस्ट का सृजन होना मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक एग्जांपल के माध्यम से यहां पर सेक्शन 3 को एक्सप्लेन करूंगा। मान लो कि बी को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना चाहता है और बी के बेटे को ट्रांसफर करना चाहता है जो अस्तित्व में नहीं है, मान लीजिए। तो यह पुत्र अजन्मा है, मतलब क्या, अभी तक दूर दूर तक बी की शादी भी नहीं हुई है, का कोई बेटा नहीं होगा। तो यहां पर आप देखोगे कि ए ने अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बी को किया तो कहता है पूर्व हित का सृजन हो, मतलब क्या कि बी को जब भी किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा तो इसे सीमित हित के रूप में दिया जाएगा, लिमिटेड इंटरेस्ट के रूप में बेसिकली प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाएगा। पूर्व हित जब भी होगा तो यह सीमित हित के रूप में हो। अगर आप एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे दोगे तो फिर आगे जाएगा ही नहीं। तो इसी वजह से जब भी आप प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं तो वह लिमिटेड इंटरेस्ट के रूप में होगा। अब ऐसे सिचुएशन में अगर देखा जाए तो इस स्थिति में अगर आप देखें तो यहां पर अगर ए बी को मान लो कि 5 जनवरी 2005 को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया और इसने क्या कर दिया, कहा कि 10 वर्ष तक, 10 इयर्स तक इस प्रॉपर्टी की देख रेख से रिलेटेड जो राइट्स है वह राइट्स बी को दे दिया। तो ए ने क्या कहा कि 5 जनवरी 2005 को अपनी प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर किया और इसके बाद बेसिकली बी के पुत्र को किया सन ऑफ बी। सन ऑफ बी जो है, जो प्रॉपर्टी मिलेगी उसे रेसिडियरी इंटरेस्ट के रूप में एब्सोल्यूटली दिया जाएगा। तो यहां पर अगर 5 जनवरी 2005 को ए ने बी को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया तो यहां से 10 साल अगर आप देखें तो 5 जनवरी 2015 तक का पीरियड होता है। तो यहां पर पूर्व हित जो इसने क्रिएट किया है यह प्रायर इंटरेस्ट न्यास के रूप में होगा, ट्रस्ट के रूप में। तो यहां पर बी क्या करेगा, बेसिकली एज ए ट्रस्टी प्रॉपर्टी की देखरेख करता है, राइट। अब यहां पर बी क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को एज ए ट्रस्टी देख रेख करेगा। और यहां पर आप देखते हैं कि संपूर्ण अवशिष्ट हित अजन्मे व्यक्ति को दिया जाना। संपूर्ण का मतलब है कि मान लो कि प्रॉपर्टी है, अगर 10 एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ जमीन की देखरेख भी कर रहा है। हो सकता है कि उस जमीन से उपज वगैरह भी लेता होगा, तो वो सारी चीजें तो बेसिकली भी यूज करेगा, लेकिन बाकी जो बचा कुचा जो भी इंटरेस्ट है वो सारे के सारे इंटरेस्ट उस अजन्मे व्यक्ति में चला जाएगा। तीसरी चीज आप देखेंगे कि अजन्मे व्यक्ति का जन्म पूर्व हित की समाप्ति के पूर्व होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 13 का
कि अजन्मे व्यक्ति का अगर जन्म कब होना चाहिए, तो ये कहता है पूर्व हित की समाप्ति के पूर्व। मतलब क्या कि 5 जनवरी 2015 के पहले इस का जन्म होना अनिवार्य है। तो बी का जन्म कब होगा, तो आप देखेंगे 5 जनवरी 2015 से पहले होना चाहिए। अगर 5 जनवरी 2015 के बाद बी का जन्म होता है तो बेसिकली यहां पर वह प्रॉपर्टी अजन्मे निहित नहीं होगी। मान लो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर बी का जन्म 1 जनवरी 2015 को हो गया बाय द वे, तो 5 जनवरी को जो प्रायर इंटरेस्ट था वो खत्म हो रहा था, उससे पहले 1 जनवरी 2015 को अजन्मे ने जन्म ले लिया। तो जैसे ही यह जन्म लेगा, सेक्शन 20 जब आप पढ़ोगे तो धारा 20 कहता है ऐसे सिचुएशन में कि वह निहित हित को अर्जित कर लेता है। मतलब क्या कि अगर 1 जनवरी 2015 को वह अजन्मा जन्म लेता है तो ऐसे सिचुएशन से निहित हित मिल जाती है, वह वेस्टेड इंटरेस्ट को प्राप्त कर लेता है। अब जैसे ही 1 जनवरी को उसने जन्म लिया, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ केसेस में कि बच्चे जन्म तो लेते हैं लेकिन जन्म लेने के बाद उसका निधन हो जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में किसी बच्चे का जन्म लेना और 2 दिनों के बाद उस बच्चे की मान लो मृत्यु हो गई, तो उस स्थिति में आप उसे कहाँ रखेंगे? तो बच्चे ने जन्म जरूर लिया 1 जनवरी को, लेकिन मान लो कि जनवरी 2015 को ही बच्चे की मृत्यु हो गई, तो ऐसे से वह प्रॉपर्टी किसे जाएगी? प्रश्न यह है कि क्या वह प्रॉपर्टी वापस ए के पास चली जाएगी, या फिर वह प्रॉपर्टी बी के पास चली जाएगी, या फिर वह प्रॉपर्टी बी की मां के पास जाएगी। तो इस संदर्भ में चूंकि हमने कहा कि जब आप सेक्शन 20 को पढ़ते हो और अगर कोई अजन्मा व्यक्ति प्रायर समाप्ति के पहले जन्म ले ले, तो उस स्थिति में टीपी एक्ट की धारा 20 कहता है कि वह निहित को अर्जित कर लेता है, और जब वेस्टेड इंटरेस्ट कोई प्राप्त करता है तो बेसिकली वह हेरिटेबल होता है, वह उसके लीगल सक्सेसर में सक्सीड करता है। मतलब क्या कि अगर बेटा जो जन्म लिया 1 जनवरी 2015 को, उसके 2 दिन बाद अगर उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को मिलेगा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के क्लास 1 शेड्यूल में आता है। अब आप देखेंगे कि क्लास 1 शेड्यूल में बेसिकली पिता को नहीं रखा गया है, दादाजी को भी नहीं रखा गया है। तो जब आप क्लास 1 शेड्यूल पढ़ोगे तो वहां पर क्लास 1 मां को रखा गया है। तो अब अगर बच्चे की मृत्यु होती है 2 दिनों बाद, तो उस स्थिति में वह प्रॉपर्टी मां को मिलेगा, न कि पिता को मिलेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 13, राइट। ये सेक्शन 13 का कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 5 से इंटरलिंक करके आपको पढ़ना है, सेक्शन 20 के साथ लिंक करना है। इसके अलावे आप हिंदू सक्सेशन एक्ट के क्लास 1 में जो क्लास एयर दिया गया है, लीगल सक्सेसर की जो लिस्ट दी गई है, उससे भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन तब जब उस बच्चे का निधन हो जाए जन्म लेने के बाद, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट सेक्शन 13 में है। दूसरी चीज, कई बार जब आप बुक्स को पढ़ते हैं तो बुक्स में आपको लिखा मिलता है कि धारा 5 का अपवाद है धारा 13, क्योंकि बुक्स राइटर्स ने, बुक्स ऑथर ने, कईयों ने लिखा कि 5 संपत्ति के अंतरण की बात करता है, वह एक्चुअल में लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन होना चाहिए। संपत्ति का अंतरण में आप देखते हैं कि जीवित व्यक्ति व्यक्ति प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, राइट। जीवित व्यक्ति के बीच में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। तो कुछ राइटर्स का ये कहना है कि बेसिकली सेक्शन 13 सेक्शन 5 का एक एक्सेप्शन है, क्योंकि अजन्मा व्यक्ति तो जीवित व्यक्ति की श्रेणी में आता नहीं है, और धारा 5 बेसिकली प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात करता है कि आप लिविंग पर्सन ही प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं, आप नॉन लिविंग को तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन में क्या सेक्शन 13 को सेक्शन 5 का एक्सेप्शन कहा जाए? इज द क्वेश्चन, क्या आप इसे अपवाद कहेंगे? जनरली लोग बताते हैं कि धारा 13 धारा 5 का अपवाद है, लेकिन अगर आप इसके टेक्निकल पॉइंट को अगर देखो तो टेक्निकल पॉइंट निकल करके आएगा
कि जो सेक्शन 13 है, यह सेक्शन 13 सेक्शन 5 का अपवाद न होकर के एक तरीके से एक्सटेंशन है, मतलब उसका एक विस्तार है। तो धारा 13 को अगर देखा जाए तो यह धारा 5 का अपवाद न होकर के बेसिकली इसका विस्तार कहना ज्यादा सही होगा। विस्तार इसलिए मैं यहां पे कह रहा हूं कि क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक व्यक्ति है ए, ट्रांसफर कैसे करता है, ए ने बी और उसके बाद बी के अजन्मे पुत्र को किया, मान लो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ए के पास एक प्रॉपर्टी P1 है, इस प्रॉपर्टी को बी के अजन्मे व्यक्ति को करना है, तो प्रायर इंटरेस्ट तो क्रिएट किया ना। तो अगर आप देखोगे कि यहां पर प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया, पूर्व हित को सृजित किया गया, तो पूर्व हित का सृजन अपने आप में अगर देखा जाए तो यह 5 का जो इसेंशियल था लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन का कॉन्सेप्ट ये फॉलो कर रहा है। क्योंकि जो आप यहां देख रहे हैं कि जीवित व्यक्ति से व्यक्ति की संपत्ति का अंतरण होना चाहिए, तो इस एग्जाम्पल में भी अगर देखा जाए तो जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति के पक्ष में ही संपत्ति का अंतरण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में प्रॉपर्टी का डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप देखोगे कि सेक्शन 5 को ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। जब प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो तो मतलब है कि सेक्शन 13(5) का एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि सेक्शन 5 का एक्सटेंशन है। क्यों? क्योंकि लिविंग पर्सन ए भी है और लिविंग पर्सन बी भी है, उसके बाद उसके जन्मे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इसी वजह से अगर देखा जाए टेक्निकली, तो यहां पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एस्पेक्ट में सेक्शन 13 जो भी बुक्स में आप पढ़ते हो, जिस पढ़ते हो कि इट इज एक्सेप्शन ऑफ 5, एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप टेक्निकलिटीज इसके पीछे के देखोगे तो सेक्शन 5 को फॉलो किया, उसके बाद अनबॉर्न पर्सन को किया, तो इस वजह से धारा 13 को धारा 5 का विस्तार कहना थोड़ा सा ज्यादा उचित होगा। फिर प्रश्न यह भी उठता है कि क्या हम अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में प्रॉपर्टी का डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं? जैसे मान लो कि ए के पास एक प्रॉपर्टी है, P1 प्रॉपर्टी है, क्या इस प्रॉपर्टी को वह सीधा अजन्मे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकता है? तो यहां पर इसका आंसर होगा कि नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अजन्मे व्यक्ति डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब है कि किसी प्रायर इंटरेस्ट का क्रिएट न किया जाना। तो अगर कोई अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में डायरेक्ट प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना चाहे, तो वह ट्रांसफर बेसिकली वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वह माना ही नहीं जाएगा। क्योंकि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आप तभी कर सकते हैं जब आपको प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया हो। तो इसका मतलब है कि प्रायर इंटरेस्ट का क्रिएट किया जाना आवश्यक है। कोई भी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर, डायरेक्ट करे तो वह वॉइड होगा। दूसरी चीज कि एक एग्जाम्पल हम देते हैं, मान लो कि ए ने बी के पक्ष में अपनी प्रॉपर्टी को 10 साल के लिए ट्रांसफर किया, 10 ईयर्स, मतलब क्या, एक तरीके से देखा जाए तो लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट किया है, लिमिटेड इंटरेस्ट यहां पर क्रिएट किया। तो यहां पर अगर देखा जाए तो लिमिटेड इंटरेस्ट जरूर क्रिएट किया है, और उसके बाद ए ने बी को 10 साल के लिए किया, उसके बाद बेसिकली बी के अजन्मे बच्चों को किया, और अजन्मे बच्चे को जो किया तो इसे कहा कि हम अजन्मे बच्चों को 50 साल के लिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर। अब प्रश्न यह है कि क्या यह अंतरण मान्य होगा अथवा यह अंतरण मान्य नहीं होगा। अब इसके पीछे अगर देखा जाए कि एक 5 जनवरी 1980 को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया 10 साल के लिए, और उसके बाद किया अजन्मे व्यक्ति को 50 साल के लिए, तो सेक्शन 13 में हम जस्ट कि जब भी किसी जन्मे व्यक्ति प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा तो रेसिडियरी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर होगा। मतलब क्या, अवशिष्टात्मक संपूर्ण का अंतरण ऐसे अजन्मे पक्ष में किया जाएगा।
तो यहां पर 50 साल के लिए अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाना अगर टेक्निकली देखा जाए तो यह भी एक तरीके से लिमिटेड बात कर रहा है। जबकि हमने क्या कहा था कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आप करते हैं तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो इसी वजह से 50 साल के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह बिल्कुल ही लिमिटेड इंटरेस्ट की श्रेणी होता है, तो यह मान्य नहीं होगा। के अलावे एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं कि मान लो कि अगर एक व्यक्ति ए ए ने एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया बी को, राइट, और बी को यहां पर ट्रांसफर किया 10 साल के लिए और उसके बाद कहा कि बी के बेटी को अजन्मे पुत्री को बी के अजन्मे पुत्री को इसको दे दिया मान लो 20 साल के लिए और उसके बाद किया कि अजन्मे पुत्र को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट पर, यहां पर अवशिष्टात्मक संपूर्ण हित दिया मान लो, तो क्या क्या सेक्शन 13 को फॉलो कर रहा है? आप देखोगे कि ए ने बी को 10 साल के लिए दिया और उसके बाद बी के अजन्मे बेटी को 20 साल के लिए दिया। उसके बाद अजन्मे बेटे जो बेटा होगा उसको अवशिष्टात्मक पूर्ण हित दी। तो ऐसे क्वेश्चन में भी अगर इस तरह से मान लो बाय द वे क्वेश्चन पूछे तो अजन्मे बेटी के संदर्भ में अगेन चूंकि अजन्मे के संदर्भ में बेटा हो या बेटी हो, अगर आप किसी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट दे रहे हो तो बेसिकली आपको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना होगा, रेसिप्रोकरी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट अवशिष्टात्मक संपूर्ण हित अंतरित करना होगा। तो इसी वजह से आप यहां पर अजन्मे बेटे के बारे में हल्का दिया जाना अपने आप में देखा जाए तो यह 13 का कंट्रावेंशन है, उल्लंघन है। तो इसी वजह से ये सारी चीजें आप सेक्शन 5 को सेक्शन 13 के साथ पढ़ते हैं, सेक्शन 13 को 20 के साथ पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर किसी बच्चा जन्म लिया तो एक चीज और ध्यान देना है जो आप सेक्शन पढ़ते हो, रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। तो वहां पर अगर कोई चाहे तो उपभोग राइट टू पे चाहे तो रोक लगाया जा सकता है 18 ईयर्स तक। अगर कोई बच्चा जन्म ले लिया तो जन्म लेते ही वेस्टेड इंटरेस्ट को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके उपभोग के अधिकार पर बेसिकली 18 ईयर्स तक रोक लगाया जा सकता है। तो ये रहा बेसिकली सेक्शन 5 से रिलेटेड सेक्शन 20 लेकर के। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि अजन्मा व्यक्ति मां के गर्भ में अगर आ गया तो उसे भी मान लेता है कि जन्म ले लिया। मां के गर्भ में का कॉन्सेप्ट अलग है, राइट। तो सेक्शन 5 विथ रिस्पेक्ट अगर आप सेक्शन 5 को इंटरलिंक करके सेक्शन 13 के साथ पढ़ोगे तो वहां पर आप देखेंगे कि अजन्मे व्यक्ति पक्ष में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन जब भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाएगा तो वह एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के रूप में किया जाएगा और वह एब्सोल्यूट इंटरेस्ट रेसिडियरी होगा। रेसिडियरी मतलब जो भी बचा खुचा है, राइट। तो ये चीजें आपने देखा। अगर पूरे लेक्चर को अगर हम सम अप करें तो सेक्शन 5 पहले हमने बताया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन होना चाहिए, और अगर लिविंग पर्सन टू पर्सन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाएगा तो उस 13 जो अजन्मे व्यक्ति की बात करता है वो तो नॉन लिविंग आ गया। लेकिन सेक्शन 13 में अगर हमें अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर क्रिएट करना है तो उससे पहले हमें एक प्रायर इंटरेस्ट न्यास के रूप ट्रस्ट के रूप में क्रिएट करना, और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उससे रिलेटेड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को जन्मे को रेसिडियरी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के रूप, और जन्मे व्यक्ति का जन्म प्रायर इंटरेस्ट के पूर्व होना। अगर ये सारी चीजों को फॉलो करेगा तो उसे 13 के कवर कर, राइट। तो आज मैंने
या बेसिकली 65 रिस्पेक्ट 13 के अलावे 20 के। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन हो टीपी एक्ट के रिगार्डिंग या फिर किसी अन्य सिविल लॉ के रिगार्डिंग या किसी सब्जेक्ट लॉ सब्जेक्ट में, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीजें आपको अगर जाननी हो तो बेसिकली कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। अगर कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड बाकी अंतर में भी आपको कर सकते हैं और मैं उस क्वेश्चंस पर नेक्स्ट वीडियो तैयार करूंगा। बने रहें सेंट पीटर लॉ एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे और साथ के साथ लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी चीज़ें हैं लॉ से जुडिशियल से रिलेटेड या कोई भी अन्य चीज़ें जो आपको जाननी है, उन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।